जी। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली ओरेकल के अंदर डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और जब डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है या कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, उसको डिस्कस करना है अभी हमने। ठीक है। तो आपको याद होगा, दो तरह से डेटाबेस को क्रिएट किया जा सकता है। एक मैनुअल प्रोसीजर होता है और एक कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट का प्रोसीजर होता है, जो कि हमारे पास एक यूटिलिटी है जो कि ओरेकल हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हम उस यूटिलिटी को यूज़ करें, जिसे ओरेकल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट कहते हैं, तो उस यूटिलिटी के थ्रू भी हम ओरेकल की डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और मैनुअली भी डेटाबेस को हम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो 11 के करीब स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस करना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर मैनुअली आप लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट करना होगा ओरेकल की, तो आप सबको पता है कि आप एक खास किस्म की एक क्यूरी यूज करते हैं, जिसे डीडीएल कमांड कहते हैं। डीडीएल क्यूरी। मैं साथ साथ आपको नोटपैड पे बताता भी जाता हूँ। आप सबको पता है कि एक डीडीएल क्यूरी होती है, क्रिएट की क्यूरी। आप क्रिएट क्यूरी यूज करते हुए, जो कि बेसिकली डीडीएल कमांड है, आप उस क्रिएट की क्यूरी को यूज करते हुए कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्रिएट की क्यूरी को यूज करना है, जैसे क्रिएट लेट्स सपोज डेटाबेस, और आगे आपने अपनी डेटाबेस का नाम दे देना है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ माई डी बी। तो ये डेटाबेस को क्रिएट करने का एक सिंपल जो है प्रोसीजर होगा। तो इसी से सिर्फ डेटाबेस क्रिएट नहीं की जाएगी, क्योंकि ओरेकल के अंदर आपको पता है हमारे पास बेशुमार चीज़ें होती हैं। ओरेकल के अंदर हमारे पास टेबल स्पेसेस होती हैं, फिर कंट्रोल फाइल्स होती हैं, फिर इसी तरह से ओरेकल के अंदर हमारे पास डाटा फाइल्स होती हैं, बेशुमार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो डेटाबेस की क्रिएशन के दौरान ही हमने बेसिकली इन सारी चीज़ों को स्पेसिफाई कर लेना है या इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है। ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन। यूजिंग क्रिएट डेटाबेस सीक्वल स्टेटमेंट इज मोर मैनुअल अप्रोच टू क्रिएट डेटाबेस। मैंने पहले बताया दो अप्रोचेज हैं, मैनुअल और एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट की। तो यहाँ पे मैनुअल अप्रोच को डिस्कस किया जा रहा है। वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस स्टेटमेंट ओवर यूजिंग डीबीसीए। ठीक है। वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन, या डीबीसीए मतलब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। डीबीसीए यूज करने की बजाय मैनुअल अप्रोच यूज करने का फायदा क्या है, इज दैट यू कैन क्रिएट डेटाबेस फ्रॉम विद इन स्क्रिप्ट्स। कि आप स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट जो होगा वो तो टेम्पलेट्स को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेगा ना, लेकिन आप अगर मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आप अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, और अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट्स को फिर आप एग्जीक्यूट करके कैसे, मतलब ये कि अपनी मर्जी की डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू यूज क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट यू मस्ट, कुछ लाइंस यहाँ पे आप लोग साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये लाइन थी कि आपके पास जो है डीबीसीए को यूज़ करने की बजाय बेहतर ये है कि आप क्या यूज़ करें, बेसिकली बेहतर यही है कि आप लोग मैनुअल अप्रोच जो है वो यूज़ करें। इफ़ यू यूज़ क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट यू मस्ट कंप्लीट एडिशनल एक्शंस बिफोर यू हैव एन ऑपरेशनल डेटाबेस। कि अगर आप मैनुअल अप्रोच यूज़ करते हैं तो आपको आपको फिर कुछ और टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के अंदर, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स फाइल जो है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको उन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ओरेकल के डेटाबेस के इंस्टेंस का, ठीक है, इंस्टेंस का आईडी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके ओरेकल के डेटाबेस इंस्टेंस का आईडी क्या होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पहले करनी पड़ेगी क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी यूज करने से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की बात की जा रही है कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। बिफोर यू हैव एन ऑपरेशनल डेटाबेस
These actions include building views. उन एक्शंस में एक ये भी है कि आपको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस डाटा डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी. अब डाटा डिक्शनरी डेटाबेस का ही पार्ट होती है, ठीक है, डेटाबेस इंस्टेंस का पार्ट होती है बेसिकली. तो आपको पहले डेटाबेस डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप क्रिएट डेटाबेस की कमांड यूज करना चाह रहे हैं. अगर कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट यूज करेंगे, जैसे आप डीबीसीए कहते हैं, तो डीबीसीए जो है वो खुद ही डाटा डिक्शनरी को क्रिएट कर देता है. अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑलरेडी कोई डाटा डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, अब आप डाटा डिक्शनरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप डाटा डिक्शनरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है. एंड इंस्टॉलिंग स्टैंडर्ड पीएल सीक्वल पैकेजेस, तो आपको पीएल सीक्वल पैकेजेस जो हैं वो भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिनके थ्रू आप क्यूरीज को जो है वो एग्जीक्यूट किया करते हैं. यू परफॉर्म दीज एक्शंस बाय रनिंग सप्लाइड स्क्रिप्ट्स. वो कहता है ये सारे काम जिसमें व्यू क्रिएट करना, अब हम देखेंगे भी व्यूज कौन कौन से होंगे, व्यूज क्रिएट करना, डाटा डिक्शनरीज के टेबल्स बनाना, पीएल सीक्वल के पैकेजेस को इंस्टॉल करना, ये सारे काम आप किसके थ्रू करते हैं. कुछ आपके पास स्क्रिप्ट्स होंगी, आप उन स्क्रिप्ट्स को रन किया करेंगे, ठीक है, ऐट के सिंबल के थ्रू रन किया करेंगे आप उसको. तो वन बाय वन देखते हैं अब हम. सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्पेसिफाई एन इंस्टेंस आइडेंटिफायर. हमें इंस्टेंस आइडेंटिफायर जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो कि यूनिकनेस को शो करता है. हर इंस्टेंस का जो आईडी है वो यूनिक होता है, ठीक है. तो डिसाइड ऑन अ यूनिक ओरेकल सिस्टम आइडेंटिफायर फॉर योर इंस्टेंस, ओपन अ कमांड विंडो. कैसे आपने ये काम करना है, अपनी कमांड विंडो ओपन करनी है, एंड सेट ओरेकल अंडरस्कोर SID एनवायरनमेंट वेरिएबल. आपने इस वेरिएबल को सेट करना है ओरेकल अंडरस्कोर SID. कैसे करना है, ये नीचे कमांड्स दी हुई हैं, आप इजीली काम कर सकते हैं. जैसे ये है ओरेकल अंडरस्कोर SID इक्वल्स, आगे अपने डीबी का नाम दे दें, जो भी आपकी डीबी का नाम है, ठीक है. या आप सी शेल में इस तरह से काम कर सकते हैं, या आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल सेट्स द SID फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस तरह से काम कर सकते हैं, आप लिखेंगे सेट ओरेकल अंडरस्कोर SID इक्वल्स माई न्यू डीबी, जो भी आपकी डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है, जो कि आपने यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज करना है. Oracle SID is used to distinguish this instance from other Oracle database instance. क्योंकि आपको पता है आपके डेटाबेस में मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, तो हर इंस्टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर इंस्टेंस का आईडी देना पड़ेगा. तो कैसे आईडी देते हैं, अभी मैंने आपको क्यूरी बता दी है, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो आईडी असाइन किया करेंगे, ठीक है. तो पहला काम तो ये है, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा. दूसरा काम, इंश्योर दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आर सेट. कि आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे, आपको उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिसाइड करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप क्रिएट डेटाबेस की कमांड को यूज करते हुए डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले ये काम कर लेना आप लोगों ने. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, on most platforms oracle underscore SID and oracle underscore home must be set. ये दो पैरामीटर वेरिएबल्स हैं एनवायरमेंटल, जिनको वो कहता है कि आपने यूज करना है. एक तो oracle का इंस्टेंस का आईडी, दूसरा oracle का जो होम एड्रेस है, जहां पे एट द एंड आपकी सारी चीजें जो है वो जाया करेंगी, ठीक है. आपने वो डिसाइड करना है. oracle में जितने भी टेबल स्पेसेस, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, इसके अलावा टेम्पोरेरी फाइल्स, जो कुछ भी बनेगा वो इस ओरेकल के होम एड्रेस पे जाया करेगा. तो ये आपने सेट करना है इस वेरिएबल को. इन एडिशन इसके अलावा क्या करना है, इट इज एडवाइजेबल टू सेट पाथ वेरिएबल टू इंक्लूड ओरेकल अंडरस्कोर होम स्लैश बिन. पूरी डायरेक्टरी, अगर आप पूरी डायरेक्टरी देना चाहते हैं, मतलब पाथ अगर चेंज करना चाहते हैं, सी से डी ड्राइव या ई ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो पूरा पाथ आपको जो है वो सेट करना पड़ेगा. On Unix and Linux platforms, you must set these environment variables manually. On Windows platform, OUI automatically assigns values
to oracle_home and oracle_sid in Windows registry. Windows की registry C drive में Windows में जाएंगे, Windows की registry में ये चीज़ें दे दी जाएंगी automatically. If you didn't create a database upon installation, अगर आप जब Oracle इंस्टॉल करते हैं, अगर उसी वक्त आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, ठीक है, OUI doesn't set oracle_sid in registry. ये जो oracle_home और oracle_sid है ना, ये विंडोज की रजिस्ट्री में तब इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के पाथ को सेट किया जाएगा जब आप ओरेकल को इंस्टॉल करें और उसी वक्त डेटाबेस बना लें. जो ही इंस्टॉलेशन हुई है उसके फौरन बाद डेटाबेस बना लें. अगर आप फौरन बाद डेटाबेस नहीं बनाते तो फिर आप लोगों को मैनुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है. OUI doesn't set oracle_sid in registry and you will have to set oracle_sid environment variable when you create your database later. कि अगर आप फौरन बाद डेटाबेस नहीं बनाते तो फिर आपको बाद में जब कभी डेटाबेस बनाएंगे तब आपको खुद ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं oracle_sid की. तो दूसरा काम तो हो गया वेरिएबल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना. तीसरा काम, चूज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑथेंटिकेशन मेथड. अब आपको पता है डेटाबेस के ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं कि आपने किसी यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करना है. आपने डेटा फाइल्स के अंदर एक फाइल पढ़ी थी, पासवर्ड फाइल. उस पासवर्ड फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस के यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, यूजर्स को वैलिडेट करते हैं, यूजर्स की ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं. अब डेटाबेस क्रिएट करने से पहले तीसरा स्टेप ये है कि आप ये भी डिसाइड करें कि आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कौन सा है. आइदर यू विल यूज पासवर्ड फाइल और यू विल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन, कि क्या आप ऑथेंटिकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑथेंटिकेशन है उसके साथ जाना चाहेंगे या पासवर्ड फाइल के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे यूजर्स को. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले, ठीक है. इन दिस स्टेप यू डिसाइड ऑन ऑथेंटिकेशन मेथड टू बी ऑथेंटिकेटेड विद पासवर्ड फाइल, कि क्या पासवर्ड फाइल यूज करना है, क्रिएट द पासवर्ड फाइल, ठीक है, जो आपने पासवर्ड फाइल में ऑथेंटिकेशन लिखा होगा कि आपने वो यूज करना है टू बी ऑथेंटिकेटेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन, या आपने ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करनी है. एंश्योर दैट यू लॉग इन टू द होस्ट कंप्यूटर विद अ यूजर अकाउंट दैट इज अ मेंबर ऑफ अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ग्रुप. अब वो कहता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैकेनिज्म आप यूज करेंगे तो इसका क्या मकसद है. इसका मतलब ये है कि आपने जब भी कोई यूजर लॉग इन करेगा तो आपने इंश्योर करना है, जब भी कोई यूजर आपके कंप्यूटर में लॉग इन करेगा तो आपने इंश्योर करना है विद द यूजर अकाउंट दैट इज मेंबर ऑफ अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ग्रुप. हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ यूजर के ग्रुप्स होते हैं, 3 4 5. जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा तो आपने ये देखना है कि क्या जो यूजर लॉगिन किया है क्या वो उन ग्रुप्स में से कोई एक यूजर है, क्या उन ग्रुप्स का मेंबर है. अगर तो उन ग्रुप्स में से कोई एक मेंबर है तो फिर आप यूजर को अलाउ करोगे, अदरवाइज आप यूजर को अलाउ नहीं करोगे. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म है. तो पासवर्ड फाइल का मैकेनिज्म क्या है, जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो आपने उसके लॉगिन आईडी को पासवर्ड फाइल में लिखे हुए लॉगिन आईडी से मैच करना है. जैसे आप डेटाबेसेस बनाते हैं तो आप जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो फेसबुक पे लॉगिन कैसे होता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो बेसिकली आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम जो है वो बेसिकली डेटाबेस में पड़े हुए पासवर्ड और यूजर नेम से मैच किया जाता है, तब आपको जाके लॉगिन किया जाता है. तो यहाँ ये बात की जा रही है जो आपने देखनी है. फिर विंडोज प्लेटफॉर्म में क्या होगा, ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, विंडोज भी तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना. द यूजर इंस्टॉलिंग द ओरेकल सॉफ्टवेयर इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन रिक्वायर्ड यूजर ग्रुप. ठीक है, जो यूजर आपके ओरेकल को इंस्टॉल करेगा ना वो यूजर ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्रुप्स का पार्ट बन जाएगा. ठीक है जी. तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले कर लेने हैं. फिर नेक्स्ट आपके पास 4th स्टेप है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल. आपको पता है आप जितने भी काम करते हैं उन तमाम कामों के बारे में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जिन्हें हम कहते हैं. जैसे हमने SGA पढ़ा था, SGA का साइज कितना होगा, मैक्स साइज कितना होगा, उसके लिए एक पैरामीटर है. कंट्रोल फाइल की लोकेशन क्या होगी, उसके लिए पैरामीटर है. रीडू फाइल की लोकेशन क्या होगी, उसके लिए पैरामीटर है. इसी तरह से लाइब्रेरी
लाइब्रेरी पूल का साइज क्या होगा, उसके लिए पैरामीटर है। लार्ज पूल का साइज क्या होगा, उसके लिए पैरामीटर है। बेशुमार हमारे पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं जो कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में पड़े होते हैं। तो डेटाबेस बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन पैरामीटर फाइल्स के अंदर जो पड़े हुए इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स की वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा। हमें पैरामीटर्स की वैल्यूज को डिसाइड करना होगा। यूं कह लें कि हमें पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना होगा। दो किस्म की फाइल्स होती हैं पैरामीटर फाइल्स, एक पी फाइल और एस पी फाइल। जो पी फाइल होती है वो तो आपकी टेक्सचुअल फाइल होती है ना, ठीक है। और वो जो पी फाइल होती है वो लिमिटेड होती है, वो परसिस्टेंट नहीं होती, और वो क्लाइंट कंप्यूटर पे लोकेट करती है पी फाइल आपकी। जो सर्वर फाइल होती है वो बेसिकली पी फाइल में से फिर हम सर्वर फाइल बनाते हैं। और सर्वर फाइल जो होती है जहां पे आपका ओरेकल का इंस्टेंस बनता है या जहां पे आपका ओरेकल इंस्टॉल होता है वहां पे बेसिकली एसपी फाइल बनती है। और एसपी फाइल परसिस्टेंट होती है। जब आपका ओरेकल इंस्टेंस जो है वो अब रीस्टार्ट होता है या शट डाउन होता है तब भी जो पी एसपी फाइल में चीज़ें होती हैं तब भी वो एग्जिस्ट करती हैं। जो आपने चीज़ें चेंज की होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे आप अपने ओरेकल के इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहां वही इन्होंने बातें की हैं। When an Oracle instance starts, it reads an initialization parameter file. जब भी Oracle instance start होगा तो आप parameter file को read करोगे. This file can be a text file, which can be created and modified with a text editor. ठीक है? और binary file which is created and dynamically modified by the database. जो टेक्स्ट फाइल होगी वो पी फाइल होगी, जो बाइनरी फाइल होगी वो आपकी सर्वर पैरामीटर फाइल होगी। और सर्वर पैरामीटर फाइल को किसने मॉडिफाई करना है, उसको डेटाबेस ने मॉडिफाई करना है। डायनामिकली बनेगी और डायनामिकली ही मॉडिफाई होगी। बाइनरी फाइल विच इज प्रेफर्ड इज कॉल्ड सर्वर पैरामीटर फाइल। जो बाइनरी फाइल है जो कि प्रेफर्ड फाइल है, जो हमें प्रेफर करनी भी चाहिए, वो सर्वर पैरामीटर फाइल है। इन दिस स्टेप यू क्रिएट अ टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। इन अ लेटर स्टेप यू क्रिएट अ सर्वर फाइल। वो कहता है स्टेप नंबर 4 में पहले तो आपने पी फाइल बना लेनी है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पी फाइल से फ्रॉम पी फाइल यू विल क्रिएट द एसपी फाइल। ये यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की बात की गई है कि आपने इन पैरामीटर्स को एटलीस्ट जो है वो यूज़ कर लेना है, या इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को एटलीस्ट आपने लाजमी सेट कर लेना है बिफोर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। मसलन db_name ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपने डेटाबेस का आइडेंटिफायर देना है। डेटाबेस आइडेंटिफायर मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द वैल्यू यूज्ड इन क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। मतलब आपने डेटाबेस का नाम यहाँ लिखना है और जो नाम यहाँ लिखेंगे वही आपने क्रिएट डेटाबेस की स्टेटमेंट में नाम लिखना है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाएंगे कंट्रोल फाइल पे। कंट्रोल फाइल बेसिकली कंट्रोल फाइल डेटाबेस जब भी बनाया जाता है तो उसमें कम से कम एक कंट्रोल फाइल लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट वन कंट्रोल फाइल लाजमी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और प्रेफरेबल ये होता है कि आप 3 कंट्रोल फाइल्स बनाएं, ठीक है। नॉर्मली 2 बन जाती हैं ऑटोमेटिकली, प्रेफरेबल ये होता है कि आप 3-3 बनाएं, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे भी क्यों मैं कह रहा हूँ 3 बनाओ। नोट्स में कहता है स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड इफ नॉट प्रोवाइडेड, कि कंट्रोल फाइल रिकमेंडेड है, अगर प्रोवाइड ना की जाए देन डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट्स वन कंट्रोल फाइल इन सेम लोकेशन एज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। वो कहता है अगर आप कंट्रोल फाइल नहीं बनाते, हालांकि रिकमेंडेड है, अगर आप नहीं बनाते तो ओरेकल का जो इंस्टेंस होगा वो खुद ही बना देगा, ऑटोमेटिकली बना देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो, मैंडेटरी में लिखा हुआ है नो। मतलब अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे तो ओरेकल का इंस्टेंस खुद ही बना देगा, ठीक है। वैसे यहाँ मैंडेटरी में यस होना चाहिए क्योंकि कंट्रोल फाइल का होना बड़ा जरूरी है, एग्जिस्ट करना बड़ा जरूरी है। और समटाइम्स हम क्या करते हैं, कंट्रोल फाइल्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, मल्टीपल डिस्क्स में कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है मेमोरी टारगेट। सेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय इंस्टेंस एंड एनेबल्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी टारगेट्स के नाम से ज़ाहिर है कि आपने टोटल मैक्सिमम बता देना है कि कितनी मेमोरी आप जो है वो आपका इंस्टेंस यूज कर सके। जब आप डेटाबेस बनाने जाएं तो उससे पहले आप ये वेरिएबल सेट कर दें
जिसका मतलब ये होगा कि ओरेकल के जितने इंस्टेंसेस बनेंगे वो मैक्सिमम कितनी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई कर सकेंगे, मैक्सिमम कितनी मेमोरी जो है वो यूज कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 5th नंबर। इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट एन इंस्टेंस। अभी तक हमने इंस्टेंस नहीं बनाया, डेटाबेस तो दूर की बात, अभी तक हमने इंस्टेंस नहीं बनाया, ठीक है। हमने सिर्फ इंस्टेंस का आईडी डिसाइड किया था स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 5 में वो कहता है कि आप क्या करो, आप इंस्टेंस क्रिएट कर दो, ठीक है। ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म बिफोर यू कैन कनेक्ट टू इंस्टेंस, वो कहता है इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। यू मस्ट मैनुअली क्रिएट इट इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको फिर इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ये कमांड है, ओरेडिम की कमांड है। ओरेडिम कमांड क्रिएट्स एन ओरेकल इंस्टेंस बाय क्रिएटिंग न्यू विंडोज सर्विस, ठीक है। एक विंडो सर्विस क्रिएट होगी जो कि आपके इंस्टेंस को क्रिएट करेगी। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपने इंस्टेंस को बनाना है विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। ये आप लिखेंगे ओरेडिम न्यू एस आई डी स्टार्ट मोड मैनुअल पी फाइल, ये ऐसी एज इट इज पी फाइल, फिर आगे आपने अपनी पी फाइल का नाम लिखना है। यहाँ एस.आई.डी के बाद आपने एस.आई.डी का नाम लिखना है जो आपने पहले डिसाइड कर लिया हुआ है। फिर आपने ये पूरा पाथ देना है, ठीक है, ये पाथ जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये होगा मैकेनिज्म एक इंस्टेंस को क्रिएट करने का। फिर इसके बाद आ जाता है कनेक्ट टू इंस्टेंस। जब इंस्टेंस बन जाए तो आप इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है। द सीक्वल स्टैटिक प्लस एंड कनेक्ट टू द, आप क्या करोगे, अब सीक्वल स्टैटिक प्लस क्या है, ये बेसिकली एक सर्विस है, एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप जो है वो कमांड्स लगा सकते हो ओरेकल के अंदर। आपने क्या करना है, सीक्वल स्टैटिक प्लस को स्टार्ट करना है और कनेक्ट कर लेना है डेटाबेस के इंस्टेंस के साथ। अब आपके पास मल्टीपल प्रिविलेजेस थी, जैसे सिस एक प्रिविलेज थी, सिस डीबी एक प्रिविलेज थी। आपने किस प्रिविलेज को यूज करते हुए जो है वो इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, सिस डीबीए। सिस डीबीए वो प्रिविलेज होती है जिसमें यूजर जो है वो मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है, अपडेशंस भी कर सकता है, डिलीशंस भी कर सकता है, बैकअप्स भी ले सकता है, ठीक है। तो सिस डीबीए प्रिविलेज को यूज करते हुए आपने इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब सिस डीबीए को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, तो ऑथेंटिकेट विद पासवर्ड फाइल, एंटर द फॉलोइंग कमांड्स एंड देन सिस पासवर्ड व्हेन द प्रॉम्प्टेड। अब आपने पासवर्ड फाइल के थ्रू जो है वो सिस डीबीए को ऑथेंटिकेट करना है। कैसे करना है, आपने एक नीचे कमांड दी हुई है, उस कमांड को यूज करना है। ये वाली कमांड है, ये इस कमांड को यूज करना है आपने, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस कमांड के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जब बनाते थे तो हम प्रिंट एफ लिखते थे तो हमें मैसेज दिया जाता था, तो स्कैन एफ फिर हमसे वैल्यू डिमांड करता था। इसी तरह से हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, हम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। तो ये तो है पासवर्ड के लिए। कनेक्शन कैसे करना है आपने इंस्टेंस के साथ, आपने इस क्यूरी के थ्रू इंस्टेंस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। ये $, सीक्वल प्लस स्लैश नो लॉग, ठीक है, सीक्वल एरो कनेक्ट सिस एज डीबीए। कि आप क्या कर रहे हो, आप एज अ डीबीए, एज अ सिस डीबीए जो है वो कनेक्ट कर रहे हो। आपकी प्रिविलेज क्या है, सिस डीबीए प्रिविलेज है। आप सिस डीबीए प्रिविलेज के तौर पे क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये वाला मैसेज आपको दिखाई देगा, कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस, कि आप आइडल इंस्टेंस के साथ जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। यहां तक तो हो गया कि आप इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाए, हमने सर्वर पैरामीटर फाइल बनानी है। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमने इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को सेट किया था पैरामीटर फाइल में। अब हमने जो पैरामीटर्स सेट किए हैं, अब हमने उनको डायनामिकली सर्वर पैरामीटर फाइल में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर पैरामीटर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रॉम पैरामीटर फाइल से क्रिएट करनी पड़ेगी। द सर्वर पैरामीटर फाइल एनेबल्स यू टू चेंज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। इस सर्वर पैरामीटर फाइल आपको अलाउ करेगी कि जो पैरामीटर्स आपने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं ना, अब अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। और वो चेंजेस जो आप करेंगे वो परसिस्ट करेंगी अमंग द इंस्टेंसेस, डिफरेंट इंस्टेंसेस के दरमियान वो परसिस्ट करेंगी, ठीक है। कैसे करना है, आपने आल्टर सिस्टम की कमांड यूज करनी है,
ठीक है जी। alter system command and persist the changes across database shut down and startup। डेटाबेस को स्टार्ट करें बंद करें, जो चेंजेस की होंगी वो मौजूद रहेंगी, वो चेंजेस गायब नहीं होंगी। यू क्रिएट सर्वर पैरामीटर फाइल फ्रॉम योर एडिटेड टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन फाइल, कि जो आपने पहले पी फाइल बनाई है उसी से आपने एस पी फाइल को बनाना है। द फॉलोइंग SQL कमांड रीड्स अ टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन फाइल विद डिफॉल्ट नेम फ्रॉम डिफॉल्ट लोकेशन क्रिएट्स। अब ये क्यूरी की एग्जांपल दे रहा है कि इसको यूज करते हुए आपने क्या किया, आपने एस पी फाइल बनाई, किससे बनाई, पी फाइल से। अब पी फाइल की भी डिफॉल्ट लोकेशन है और एस पी फाइल की भी डिफॉल्ट लोकेशन है, मतलब जहां पे आपका ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है या ओरेकल का डेटाबेस जहां पे क्रिएट हुआ है वहां से पी फाइल को पिक किया जाएगा, उसकी फिर एस पी फाइल बनेगी और वहीं पे वो सेव कर दी जाएगी जहां आपका ओरेकल का डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जो आपका होम डायरेक्टरी जिसे आप कह सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने अपने इंस्टेंस को स्टार्ट करना है, डेटाबेस के इंस्टेंस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कनेक्शन डेटाबेस के इंस्टेंस के साथ हो गया, पैरामीटर फाइल बन गई, सारे वेरिएबल्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, डेटाबेस के इंस्टेंस को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नो माउंट यूज करते हुए आप लोगों ने डेटाबेस के इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया। फिर स्टेप नंबर 9 पे आपने डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड देनी है। इस कमांड में आपने नंबर ऑफ डेटाबेस के अंदर कितनी डाटा फाइल्स होंगी वो भी इसी के अंदर सारा कुछ होगा। इसके अलावा अथेंटिकेशन मोड क्या होगा वो भी इसी के अंदर सारा कुछ होगा। फिर इसके अलावा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो आपने डिसाइड करने हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे आप दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो कंट्रोल फाइल्स हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल काम है। इसके अलावा लॉग फाइल, आपको पता है आपके लॉग फाइल्स होती हैं, एक लॉग फाइल में मल्टीपल लॉग ग्रुप्स होते हैं, लॉग ग्रुप्स के अंदर लॉग फाइल्स होती हैं। डेटाबेस क्रिएट करते वक्त यहीं पे आप लॉग ग्रुप्स और लॉग फाइल्स भी डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो कैसे करना है, द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल स्पेसिफाइज नंबर। अब वो बताता है कि ये चीजें होंगी जब डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, ये सारा कुछ आपने करना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स डेटाबेस माई न्यू डीबी, डेटाबेस का नाम है। दिस डेटाबेस मस्ट एग्री विद डीबी अंडरस्कोर नेम पैरामीटर। आपको याद होगा हमने पैरामीटर फाइल में ये पैरामीटर बनाया था, तो जो नाम वहां रखा था यहीं पे यहाँ भी वही नाम रखना है। डीबी अंडरस्कोर नेम में जो वैल्यू दी थी वही वैल्यू हमने एज अ डेटाबेस नेम रखनी है यहाँ पे। दिस एग्जाम्पल assumes the following. Initialization parameter file specifies the number and location of control file. Initialization parameter file के बारे में वो कहता है कि इसने स्पेसिफाई करना है नंबर को और कंट्रोल फाइल की लोकेशन को। ठीक है, कैसे किया जाएगा, ये पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम कंट्रोल फाइल की लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है जहाँ, ये डायरेक्टरी आपकी जो एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस वगैरह आपका जो है वो बन रहा है, ये डायरेक्टरी है वो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड वाली डायरेक्टरी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी डीबी, इसमें आपकी लॉग फाइल है। ऊपर वाले में आपकी डेटाबेस फाइल। ठीक है, दो डायरेक्टरीज हैं, डेटाबेस की और लॉग फाइल की, ये एग्जिस्ट है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो क्यूरी क्या है, सिंपल सा काम है, क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम। ठीक है, यूजर क्या क्या होगा इसका, यूजर सिस यूजर होगा, जैसे सिस और सिस डीबीए, ये दो यूजर होगा सिस। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिस अंडरस्कोर पासवर्ड, एक पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर एक यूजर होगा सिस्टम, यूजर सिस्टम आइडेंटिफाई बाय सिस्टम अंडरस्कोर पासवर्ड। तो सिस्टम को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम अंडरस्कोर पासवर्ड के थ्रू। ठीक है जी, फिर आगे आ जाते हैं लॉग फाइल्स के ऊपर। लॉग फाइल ग्रुप 1, लॉग फाइल ये आपकी यूं कह लें कि एक नोटेशन है या एक इंस्ट्रक्शन है लॉग फाइल का ग्रुप बनाने के लिए। तो आपने कहा लॉग फाइल ग्रुप 1। अब इस ग्रुप 1 में कितनी लॉग फाइल्स होंगी, पहली लॉग फाइल ये है जिसका ये पाथ है। ठीक है, रीडू 01A। दूसरी लॉग फाइल ये है रीडू 01B।
और ये सिंगल कोट्स में लिखी हुई हैं क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग लिखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कामा के जरिए सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 रीडू लॉग फाइल्स आपने पहले ग्रुप में बना ली, साइज 100 MB, ब्लॉक साइज 512, ये डिसाइड कर लिया। फिर इसी तरह से ग्रुप 2, इसी तरह से ग्रुप 3। फिर मैक्स लॉग फाइल्स 5 मैक्सिमम लॉग फाइल्स होंगी। मैक्स लॉग मेंबर्स मैक्सिमम कितने होंगे, 5। मैक्स लॉग हिस्ट्री, ये आपने वेरिएबल्स पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज डिसाइड कर ली। फिर करेक्टर सेट क्या होगा, डेटाबेस में जो वैल्यूज दी जाएंगी उनका करेक्टर सेट, नेशनल करेक्टर सेट, नेशनल करेक्टर सेट, और ये आप यूज कर रहे हो, ये करेक्टर सेट है आपका। एनकोडिंग स्कीम, फिर एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल, क्योंकि टेबल स्पेस के अंदर आपको पता है कि सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स में एक्सटेंट्स होते हैं, एक्सटेंट्स में ब्लॉक्स होते हैं। तो एक्सटेंट की मैनेजमेंट क्या होगी, लोकल मैनेजमेंट होगी। फिर आ जाएंगे डाटा फाइल के ऊपर, ये डाटा फाइल आपने बना दी यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम 01 के नाम पे। फिर आपने सिस ऑक्सल, ये भी एक डाटा फाइल है, 6 ऑक्सिलरी, ठीक है। ये डाटा फाइल आपने बनाई, और ये लास्ट पे रीयूज लिखा हुआ है। इस रीयूज का मतलब है कि इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसको भी आपने रीयूज किया है, जिसका मतलब इसको भी बाद में चेंज किया जा सकता है। फिर डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स, आपने टेबल स्पेसेस अब बनानी है, डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस। एक आपने टेबल स्पेस बना दी यूजर्स, एक आपने टेबल स्पेस बना दी temp1, टेम्पोरेरी टेबल स्पेस है, ठीक है। ये टेम्पोरेरी टेबल स्पेस है जो कि टेम्पोरेरी बेसिस पे एग्जिस्ट करती है, temp-ts1 के नाम पे। फिर आपने एक अनडू टेबल स्पेस बनाई, अनडू tbs के नाम पे। आगे जाके हम इनको पढ़ेंगे भी वैसे। और देखें, हर टेबल स्पेस में आप डाटा फाइल्स बना रहे हैं, जैसे पहली टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल, दूसरी टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल, फिर इसी तरह से तीसरी टेबल स्पेस में भी आपने एक ही डाटा फाइल बनाई है। तो ये काम आप लोगों ने क्रिएट की क्यूरी के अंदर बेसिकली परफॉर्म करना है जी। हाँ जी बेटा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो ऊपर हमने क्यूरी में बातें की हैं सारी, अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये सारी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। आप इन पॉइंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, साथ साथ ऊपर वाली क्यूरी को भी देखते जाइएगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम किए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 10 है, ये हम नेक्स्ट में देख लेंगे, जिसमें हमने एडिशनल टेबल स्पेसेस को क्रिएट करना है। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।